So there is question number 1 on the screen itself, which is related to, it says which of the following is related to VAR is correct. तो VAR के रिलेशन में कौन सी चीज यहां पर करेक्ट है उसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी यहां पर कंफर्म कर देना है. So we are provided over here with the options related to the first option. It says it is predicted worst case loss at specific confidence level over a certain period of time under normal trading conditions. तो नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस के अंडर जो आपके पास प्रेडिक्टेड वर्स्ट केस लॉस हो सकता है उसके बारे में आपको ये बताता है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर. कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि जैसे 99% कॉन्फिडेंस लेवल या फिर 95% कॉन्फिडेंस लेवल, 99.9% कॉन्फिडेंस लेवल, उसके ऊपर आपको ये बताता है कि आपके पास मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है उसके बारे में बताता है. ये चीज पहला ऑप्शन है. Option B, it says it is the predicted worst case at specific confidence level over a certain period of time under the abnormal trading conditions. It is predicted worst case loss at specific confidence level over a certain period of time under all the trading conditions. Or option D, that is B and C both. Which of the following is correct in this particular regard? We need to answer accordingly. तो जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पर आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर रिगार्ड में. काइंडली जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिए एंड आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट, कि आप सभी कैंडिडेट्स यहां पर पार्टिसिपेट करें, अपना जरूर आपके आइडियाज बताएं एंड डेफिनेटली जो यूनिट होता है उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए. अदरवाइज इफ यू वांट टू गेट द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ इट तो फुल कोर्स जो है वो हमारा अवेलेबल है थ्रू अवर वेबसाइट iibf.info, जहां पर आपको फुल कोर्स वीडियोस आप एनरोल कर सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी रहेंगे. So it is related to question number 1. So question number 1 के दो आंसर्स मेरे पास आए, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए. एंड लेट मी टेल यू कि जो आपके पास VAR है यानी कि वैल्यू एट रिस्क है, वो आपको ये तो बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या रहेगी किसी पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज रिलेटेड टू वो सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस के बारे में आपको बताता है. जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो VAR में कवर्ड नहीं होती हैं. सो ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर एंड कर्नल सुखदेव जी ने सबसे पहले यहां पर आंसर दिया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 ओवर देयर. सो सही आंसर जो है दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन A in this particular case. So option A is the right one. Option A जो है that would be the right answer in this particular regard. Now let's move to the next question over here. Question number 2 it is related to a bank is given. A bank is having 1 day VAR. तो एक बैंक का जो VAR है that is given to be ₹10 crores with 99% confidence level. What does it signify? तो क्या चीज सिग्निफाई करता है? एक बैंक का जो VAR है यानी कि वैल्यू एट रिस्क जो है वो 10 करोड़ रुपीस का है विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल. तो क्या चीज वो सिग्निफाई करता है उसके बारे में आपको बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इट सेज 99% चांसेस दैट द रिस्क विल बी कंटेन्ड टू 10 करोड़ अंडर द नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस, यानी कि 99% चांसेस हैं कि आपका जो रिस्क है वो 10 करोड़ तक का रहेगा अंडर नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस. Okay, second it says 1% chances that the risk will be contained to 10 crores under normal trading conditions. And option C it says 1% chances that the risk will be more than 10 crores under the normal trading conditions. Or option D, that is A and C. Which of the following would be the correct answer in this particular regard? तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही रहने वाला है. तो जब भी मैं VAR यानी कि वैल्यू एट रिस्क की बात करता हूं तो पहली चीज मुझे समझनी है कि ये मुझे बताता है कि डाउनसाइड पोटेंशियल के बारे में बताता है. किसके बारे में? डाउनसाइड पोटेंशियल के बारे में बताता है कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो के केस में एक आपके गिवन टाइम हॉराइजन के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अंडर द गिवन कंडीशंस और नॉर्मल कंडीशंस ओवर देयर. सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस को कवर करता है. ठीक है. सो यहां पर दिया गया 99% कॉन्फिडेंस लेवल. उसका मतलब क्या है कि 100 में से 99 टाइम्स आपका जो लॉस है वो यहां पर मैक्सिमम 10 करोड़ का होगा अंडर द नॉर्मल कंडीशंस. पहली चीज तो ये सही है. दूसरी चीज ये सही है कि सिर्फ और सिर्फ 1% चांसेस, 1 आउट ऑफ 100% यहां पर चांसेस हैं कि आपका जो लॉस है वो यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा हो सकता है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ओवर देयर. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए भी सही है एंड ऑप्शन सी भी यहां पर करेक्ट है. सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी ओवर हियर. तो ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. इज दैट क्लियर? एंड यहां पर सबसे पहले जो सही आंसर दिया गया दैट हैज बीन पोस्टेड बाय ज्योति सिंह ओवर हियर. ओके, सो ऑप्शन डी जो है यहां पर वो बिल्कुल सही है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर.
तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. इट सेज यील्ड वॉलेटिलिटी इज व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो यील्ड वॉलेटिलिटी से रिलेटेड हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शंस यहां पर करेक्ट है. यील्ड वॉलेटिलिटी से रिलेटेड हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो यहां पर करेक्ट है. देखिए दो तरह की वॉलेटिलिटी होती है. एक मेरे पास होती है यील्ड वॉलेटिलिटी. एक जो वॉलेटिलिटी की बात करता हूं वो होती है यील्ड वॉलेटिलिटी. दूसरी जो वॉलेटिलिटी होती है वो यहां पर होती है यहां पर प्राइस वॉलेटिलिटी. एक तो हो गया यील्ड वॉलेटिलिटी, दूसरी चीज होती है मेरे पास यहां पर प्राइस वॉलेटिलिटी होती है. ठीक है, जब मैं यील्ड वॉलेटिलिटी की बात करता हूं तो मैं किसके बारे में बात करता हूं? मैं यहां पर बात करता हूं कि यहां पर वेरिएंस कितना होगा, यानी कि चेंजेस कितने होंगे किसमें, यहां पर वेरिएंस कितना होगा, यहां पर यील्ड में कितने वेरिएंसेस होंगे, यील्ड में कितने चेंजेस होंगे उसके बारे में. ठीक है, तो पहली चीज है कि मैं यील्ड में वेरिएंस के बारे में बात करता हूं. एंड दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर यील्ड के ऊपर, यील्ड आपका जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर टाइम एंड ड्यूरेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता है. टाइम एंड ड्यूरेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता है. लार्जली दैट इज अनअफेक्टेड बाय द टाइम एंड ड्यूरेशन ओवर देयर. तो पहली चीज ये है कि ये डिग्री ऑफ प्राइस नहीं है, ये वेरियस बेसिकली डिग्री वेरिएंस ऑफ प्राइस नहीं है, ये वेरिएंस इन यील्ड के बारे में बताती है. दूसरी चीज, इट इज लार्जली अनअफेक्टेड बाय द टाइम एंड ड्यूरेशन. टाइम एंड ड्यूरेशन का भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये भी इनकरेक्ट हो गया. एंड थर्ड पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू थर्ड पॉइंट कि जो आपके पास यील्ड वॉलेटिलिटी है, जैसे जैसे आपके पास यील्ड फॉल करती है वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है. तो ये भी ऑपोजिट हो गया. सो सी भी यहां पर गलत हो गया. सो द राइट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, क्योंकि कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी ओवर हियर इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड ओवर हियर. इज दैट क्लियर? एंड यहां पर सबसे पहले आंसर का जो पोस्ट किया गया सही, दैट इज पोस्टेड बाय कर्नल सुखदेव एंड महेश कुमार ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. इज दैट पर्टिकुलर थिंग क्लियर ओवर हियर? क्या ये चीज क्लियर हो गई है यहां पे? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Now let's move to the question number 4. It says approaches to calculate the value at risk. तो value at risk को calculate करने के लिए कौन कौन सी approaches हैं? Correlation method, historical matching method, Monte Carlo simulation method. So which of the following options are there? Approaches are being used so as for the calculation of the value at risk. Value at risk को calculate करने के लिए कौन कौन सी approaches हमारे पास शामिल हैं? तो पहली जो ऑप्शन है दैट इज रिलेटेड टू कोरिलेशन मेथड. कोरिलेशन मेथड है, हिस्टोरिकल मैचिंग अप्रोच है, या फिर आपके पास मोंटे कार्लो सिमुलेशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड? इट इज रिलेटेड टू कि कोरिलेशन मेथड बिल्कुल सही है. कोरिलेशन मेथड आपका जिसमें कोवेरियंस मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है वो आपका मेथड यूज करता है. जैसे कि हमने यूनिट 1 में जो कैलकुलेशन की थी VAR की, वो इसी बेस पर की थी, जिसमें हमने यहां पर Z इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो वो हमारे पास VAR आंसर आ जाता था. ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है. सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल मैचिंग. तो हिस्टोरिकल मैचिंग नहीं होता है, इट इज हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच. तो हिस्टोरिकल मैचिंग कोई भी कंसेप्ट नहीं है, इट इज बेसिकली द हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच जिसका इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो यहां पर सेकंड जो है दैट इज नॉट अ मेथड ओवर हियर व्हिच इज यूज्ड, इट इज हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच ओवर देयर. ओके, एंड द थर्ड वन, इट इज अ मोंटे कार्लो सिमुलेशन. तो बिल्कुल मोंटे कार्लो सिमुलेशन का भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो सही मेथड दिए गए हैं फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट ओनली. सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. Option B over here would be the right answer in this particular regard. Option B जो है that is 1 and 3 only, that is the correct answer in this particular regard. You must be aware related to the terms properly. सिर्फ और सिर्फ उनके नेम एक मिलता जुलता देख करके उनका सही आंसर पोस्ट नहीं कर देना. Okay, so option B over here is the right answer in this particular regard. Question number 3 over here. Sorry, question number 4 over here. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अभी इन दैट पर्टिकुलर केस वी नीड टू कैलकुलेटिंग द VAR इज नॉट बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स. जब भी हम VAR को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कुछ एक पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड होता है जो कैलकुलेशन होती है. उसके बारे में हमने बताना है कि कौन से पैरामीटर इसमें नहीं है. फर्स्ट इट सेज होल्डिंग पीरियड और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेज, यील्ड वॉलेटिलिटी. थर्ड इट सेज
कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल, और डी इट सेज टाइम होराइजन ओवर विच द एसेट प्राइसेस आर ऑब्जर्व्ड। तो यहां पर कौन सा यहां पर पैरामीटर जो है जो कि यहां पर हम नहीं देखते हैं जब भी हमने VAR की कैलकुलेशन करनी होती है, जब भी हमने वैल्यू एट रिस्क की कैलकुलेशन करनी होती है। देखिए मैंने आपको VAR की कैलकुलेशन जब हमने की थी तो हमने यहां पर वॉलेटिलिटी के बारे में बात की थी, हमने यहां पर वॉलेटिलिटी के बारे में बात की थी, एंड फर्दर वॉलेटिलिटी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात की थी। अब जितने ऑब्जर्वेशन डेज थे उसके बारे में बात की थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेज के बारे में बात की थी। आफ्टर दैट आल्सो वी कंसीडर्ड ऑब्जर्वेशन डेज के साथ साथ हमने क्या चीज बात की थी यहां पर, ऑब्जर्वेशन डेज के साथ साथ हमने बात की थी कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में, जो हम यहां पर जेड टेबल में देखते थे, कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में देखते थे। एंड ऑब्जर्वेशन पीरियड तो डेफिनेटली देखते थे कि यहां पर हमारे पास टाइम होराइजन क्या है, जैसे हमने 30 डेज के ऊपर देखना है या 1 डे के ऊपर देखना है, 3 डेज के ऊपर देखना है, उसको भी चेक करते थे। लेकिन यील्ड वॉलेटिलिटी के ऊपर हम यहां पर चर्चा नहीं करते थे, यील्ड वॉलेटिलिटी के ऊपर ऐसा हमने नहीं कंसीडर किया। सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर, and Colonel Sukhdev have answered over here at the earliest over here, so option B is the right answer because we were to answer कि कौन सा पैरामीटर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन B over here would be the right answer in this particular regard. Is that clear? Option B over here would be the right answer in this particular regard. Now let's move to the question number 6. तो question number 6 पर चलते हैं यहाँ पर। It says what about the correlation method is not correct. तो correlation method के केस में कौन सी चीज जो है वो सही से नहीं बताई गई है, कोरिलेशन मेथड के केस में कौन सी चीज है वो सही नहीं बताई गई है, उसके बारे में हमें बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरह के अप्रोचेस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट रिस्क में VAR को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कोरिलेशन मेथड जिसको हम कोवेरियंस मेथड कहते हैं, उसके बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। तो इट सेज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इज कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट टू प्राइस चेंजेस in each underlying assets with the various covariance metrics of the various components volatilities and the correlations। यानी कि जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं हम उन सभी को कंबाइन करते हैं, उनका इंपैक्ट देते हैं कि अंडरलाइंग एसेट के ऊपर उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड फर्दर वेरिएंस देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस उसमें देखने को मिल रहे हैं, वॉलेटिलिटीज आपको देखने को मिल रही है, एंड उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, उन सभी चीजों को देखते हुए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन उसके रिलेटेड है। सेकंड इट सेज इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, कि ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ऑप्शन सी इट सेज VAR is equal to Z score into standard deviation, and option D it says none of the above, तो हमने यहां पर ये बताना था ना कौन सा यहां पर ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट नहीं है रिलेटेड टू द VAR कोरिलेशन मेथड। तो यहां पर तीनों ही चीजें जो दी गई हैं दोज आर करेक्ट ओवर हियर, वो तीनों ही चीजें यहां पर करेक्ट है। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ओवर हियर। देखिए यहां पर जब हम कोरिलेशन की मेथड की बात करते हैं तो यहां पर एक पर्टिकुलर चीज में चेंजेस नहीं देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि जो डिफरेंट सेंसिटिविटी की चीजें हैं, बिकॉज सेंसिटिविटी में हम सिंगल पैरामीटर को यूनिट मूवमेंट करके देखते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है प्राइसेस के ऊपर। लेकिन जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि जो VAR है दैट इज बेसिकली डाउनसाइड पोटेंशियल, वॉलेटिलिटी में अपसाइड डाउनसाइड दोनों की बात करते हैं, डाउनसाइड पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ हम एडवर्स मूवमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम उसी चीज को देखते हैं, यानी कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स की सेंसिटिविटीज को कंबाइन करते हैं, सिर्फ एक यूनिट को नहीं देखते हैं। तो सेंसिटिविटी से तो वो डिफरेंट है, साथ के साथ ये देखते हैं आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो भी चीज सही है। एंड ऑप्शन बी जो है कि ये एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, बिल्कुल हम डिटरमाइन करते हैं ना कि कितनी वैल्यू हमारे पास लॉस में आ सकती है। ऑप्शन सी इट सेड Z स्कोर इनटू SD, जिसके थ्रू हम VAR को कैलकुलेट करते हैं, वो भी सही है। ऑप्शन डी वुड बी द आंसर ओवर हियर। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं यहां पर। इट सेज व्हाट अबाउट हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी जो चीज है हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच से रिलेटेड वो सही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें यहां पर हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच को यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। पहली चीज क्या थी, VAR थी, जहां पर हम कोरिलेट कर रहे थे, वॉलेटिलिटीज देख रहे थे, उनके बारे में था। अब यहां पर हिस्टोरिकल सिमुलेशन की बात आती है, किसके बारे में, हिस्टोरिकल सिमुलेशन। नाम से पता लग रहा है हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पास्ट में जो डाटा था उसको उठा करके देख रहे हैं। ये पास्ट का डाटा था, उसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हमने उठा लिया। लेट्स से ये एक टाइम होराइजन था, लेट्स से कि मैंने 30 दिन का टाइम पीरियड का डाटा उठा लिया, एंड उस पीरियड के डाटा को देखते हुए मैं आज की डेट में जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको यहां पर शुरू करूंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं यहां पर इन एजम्पशंस को कोई नहीं लूंगा, यहां पर यूजर साइड एजम्पशंस की जरूरत नहीं है। यहां पर बेसिकली होगा क्या कि मैं यहां पर हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए सिमुलेट करूंगा कि आज की डेट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ओके।
तो यहां पर जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी ना, वो एसेट की करंट वैल्यू होगी, वो एसेट की करंट वैल्यू होगी, वो हिस्टोरिकल डाटा के वैल्यू के हिसाब से नहीं होगी, वो आज की डेट में जो एसेट की वैल्यू है उसके हिसाब से वो चेंज होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है इस केस में, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज जो आपको आएगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम कोरिलेशन मेथड के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गई है। तो ये है हमारा किसके रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच, दैट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच। So it calculates a change in the value of the position using the actual historical movements of the underlying asset। ठीक है, तो हम underlying asset के जो actual movements है उनके बारे में देखते हैं, लेकिन starting point जो रहेगा वो current value of the asset रहेगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी says length of the historical period chosen does not impact the result। तो जो लेंथ हम चूज करते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा 30 दिन का टाइम हमने सिलेक्ट कर लिया, जिसके ऊपर स्टडी करते हुए हम डाटा को स्टिमुलेट करेंगे, तो ये डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है। जो भी लेंथ हम चूज कर रहे हैं इंटरवल की, वो डेफिनेटली इंपैक्ट डालता है कि हमने किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आपने काफी शॉर्ट लेंथ का यहां पर टर्म ले ली, शॉर्ट टर्म यहां आपने शॉर्ट इंटरवल ले लिया, उसके केस में आपको प्रॉपर यहां पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आप काफी इंफॉर्मेशन को यहां पर ऑलरेडी लूज कर चुके हो क्योंकि आपने प्रॉपर डाटा नहीं उठाया। लेकिन जब आप यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा इंटरवल ले लेंगे, उसका भी नुकसान है। यानी कि एक छोटा इंटरवल लेने का भी नुकसान है क्योंकि आप कई चीजों को मिस कर सकते हैं, एंड बड़ा इंटरवल लेने का भी नुकसान है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास स्टेल डाटा आ गया हो, यानी कि आपके पास यहां पर पुराना काफी ज्यादा जो आपका जरूरत नहीं है रिडंडेंट डाटा हो, वो यहां पर कवर हो गया हो, तो वो भी यहां पर नुकसानदायक है। कहने की बात यह है कि हिस्टोरिकल पीरियड आपने कितना चूज किया वो आपके रिजल्ट्स को इंपैक्ट करता है। सो ऑप्शन बी जो है वो यहां पर सही नहीं है, ऑप्शन बी यहां पर सही नहीं है। Option C it says it does not require the user to make any explicit assumptions about the correlations। बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड में आपको यहां पर कुछ भी assumption लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप हिस्टोरिकल डाटा पिक कर रहे हैं, उसके बेस पर आप सिमुलेट करेंगे, तो अपनी तरफ से क्या डालने की जरूरत है, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट रिक्वायर अ वेरिएंस और कोवेरियंस मैट्रिक्स, तो बिल्कुल सही है, आपको वेरिएंस या फिर कोवेरियंस मैट्रिक्स की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। सो ऑप्शन सी जो है यहां पर, सॉरी ऑप्शन बी जो है यहां पर, दैट वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज वो यहां पर सही नहीं है। हमने ये बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, एंड शंकर एंड किरण सिन्हा हैव आंसर्ड करेक्टली एट द अर्लीस्ट। ओके।